एचएस की क्लास 1 के बारे में। और इसमें जो है हम मिक्स्ड बेसिक क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एचएस की डेमो क्लास है। इसके बाद जो है वो आपको कमेंट आपके जो है वो करने हैं कि जो भी आपका सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड वो आप बता सकते हो कि आपको मिक्स्ड जो है वो क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए, या फिर आपको टॉपिक वाइज चाहिए, या फिर आपको पर डे जो है वो सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट पे जो क्लास चाहिए। तो जैसा भी आप बोलोगे उस तरीके से जो है वो आपको वीडियोस मिल जाएगी, और जैसा आप सपोर्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर है कि नहीं है। बट उससे पहले अगर आप जीके स्टडी ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड जो है वो लेटेस्ट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी, ठीक है ये सी है, कौन सी चोटी कुल्लू जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी पीक है जो कि आपकी कुल्लू जिले में नहीं पड़ती है, नहीं पूछा गया है यहाँ पर। और टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने बनते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, नरसिंह टिब्बा। ठीक है, नरसिंह टिब्बा आपकी कहां पर पड़ती है? नरसिंह टिब्बा आपकी पड़ती है चंबा में। ठीक है, चंबा में। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 3730 मीटर अप्रोक्स इसकी हाइट है। बाकी आपकी इंद्रकीला हो गई, पिन पार्वती होगी, उमाशिला होगी, ये सारी कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी कुल्लू में। इंद्रकिला की अगर बात करें हाइट की, ठीक है, तो इंद्रकिला की है 4940 मीटर के आसपास। ठीक है, अप्रोक्स में हमेशा हम हाइट की बात करेंगे। अगर बात करें पिन पार्वती की, तो पिन पार्वती की आपकी 4800 मीटर के आसपास है। और अगर उमाशिला की बात करें, उमाशिला की है आपकी जो है वो 5294 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये हाइट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी चोटी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। ठीक है, हाइट वाइज। और बाकी आपको ये तो याद ही रखना है कि नरसिंह टिब्बा जो है वो चंबा में पड़ता है, इंद्रकिला, पिन पार्वती और उमाशिला जो पड़ती है आपकी वो कुल्लू में पड़ती है। ठीक है, हिमाचल की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है ये तो आपको पता ही होगा। शिला जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और कितनी जो है वो आपकी इसकी मीटर में हाइट है, तो 7025 मीटर। अब यहाँ पर बहुत जगह पर 25 लिखा होता है, कहीं पर आपको 24 भी मिलेगा। बट अगर आप एमसीक्यूज चेक करोगे कहीं पर भी जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें आपका 7025 मीटर आता है। ठीक है, कौन सी रेंज में पड़ती है? ये जास्कर रेंज में जो है वो आपकी चोटी पड़ती है। ठीक है, कई बार रेंज भी पूछ लिया जाता है तो जास्कर रेंज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन के बारे में बहुत है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगर हम आगे भी वीडियो कवर करेंगे, और ताकि आपका जो है वो जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी आपके जो है वो मैक्सिमम मतलब कि ऑप्शन में ही कवर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप आपको पहले से ही आता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 92 आर्द्र भूमियां है। आर्द्र भूमियां बोलते हैं आपकी वेटलैंड को। ठीक है, यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % है? ठीक है, ये जो भी आपका जियोग्राफिकल एरिया होता है, मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि 92 आपके पास वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, तो ये जो टोटल एरिया है, ठीक है, जो आपका टोटल जियोग्राफिकल एरिया होता है भौगोलिक क्षेत्र, उसका कितना % है? ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, 1%। ठीक है, यानी कि जो 92 आपके पास वेटलैंड है वो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो अंतरराष्ट्रीय महत्व की, जो आपकी टोटल इंडिया में अंतरराष्ट्रीय महत्व की 26 आर्द्र भूमियां हैं, उसमें से 3 जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? सबसे पहली आपकी आ गई चंद्रताल, ये याद रखिएगा, चंद्रताल होगी। सेकंड आपकी आ गई पौंग डैम। ठीक है, और फिर थर्ड आपकी आ गई रेणुका। तो ये तीनों याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार डायरेक्टली मेंस में भी आ जाता है। अगर आपके पास वेटलैंड के ऊपर लिखने को आता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पोंग डैम के बारे में ये चीज याद रखिएगा, पोंग डैम जो है वो 2002 में रामसर साइट जो है वो घोषित की गई थी। ठीक है, रामसर साइट कब की गई थी घोषित? 2002। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और रेणुका के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि रेणुका जो है इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पोंग डैम के बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रामसर साइट में इसको कब शामिल किया गया था? 2002 में। और स्मॉलेस्ट वेटलैंड इंडिया की कौन सी है? वो है आपकी रेणुका। ठीक है, हिमाचल में कितनी है इंटरनेशनल जो महत्व की है? ठीक है, वो है आपकी 3, चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका। और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो है वो कितना % है जो आपका हिमाचल में है? वो है आपका 1%। तो ये थोड़ी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। उसी के साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ऑफिशियल जीके स्टडी जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित पत्थर की मूर्ति भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक में जो है वो शामिल की गई है?
ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जो है वो पत्थर की मूर्ति को जो है वो संरक्षित स्मारक में शामिल किया गया है, जो प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट होते हैं। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंबा। ठीक है, जो पत्थर की मूर्ति है वो चंबा में है आपकी, यानी कि जिला आपका चंबा होगा। अगर आपसे स्थान पूछा जाता है तो स्थान है आपका सरोथा। अब जो चंबा वाले होंगे उनको पता होगा कि कहां पर पड़ता है, ठीक है, सरोथा में पड़ता है। अब देखिए ये आपका हो गया। अगर चंबा से और की बात करें कि कौन कौन से जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में, यानी कि आपके जो है वो संरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा, तो उसमें आपका हो गया लक्षणा देवी मंदिर, ठीक है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर है, जो लक्षणा देवी मंदिर आपका भरमौर में पड़ता है, सीताराम मंदिर आपका पड़ता है, ठीक है, ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, आप सुन लीजिएगा, सीताराम मंदिर पड़ता है। उसके अलावा आपका मणिमहेश मंदिर पड़ता है, ठीक है। मंदिर भी आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे कि अगर मंदिर भी पूछा जाता है, और बाकी ये भी याद रखना है आपने कि ये जो है वो आपके प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में है। उसके बाद आपका शक्ति देवी हो गया, ठीक है, छतराड़ी में है जो है, चंपावती मंदिर ये हो गया आपका, नारसिंह मंदिर हो गया आपका, ये सभी जो हैं वो आपके हैं, वंशी गोपाल हो गया, ब्रिजेश्वरी देवी हो गया, लक्ष्मी नारायण हो गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर है चंबा के वो सभी कुछ जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में। ये थोड़ा डिफरेंट था पत्थर की मूर्ति, तो ये याद रखिएगा चंबा के सरोथा में है, ठीक है। कई बार डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो भी आप जो है याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर के निम्नलिखित में से किस राजा ने 1885 में रियासत के अभिलेख देवनागरिक लिपि में रखने और सारे कामकाज इसी लिपि में करने के आदेश जारी किए थे? भाई कौन सा था बिलासपुर का वो राजा, और सन आपको याद रखना है 1885 में ये काम हुआ था। तो उसने क्या किया था कि जितने भी जो है वो अभिलेख होते हैं, ठीक है, लिखे जाते हैं, वो देवनागरी की लिपि में लिखे जाएंगे, और जितना भी जो है वो काम होगा रियासत का वो सारा जो है वो देवनागरी की लिपि में किया जाएगा। कब हुआ था ये? 1885 में। राजा का नाम आपको बताना है, तो राजा का नाम जो था वो था आपका थर्ड अमरचंद, ठीक है। अमरचंद ने किया था कब? 1885 में। डेट याद रखिएगा, मतलब कि ईयर याद रखिएगा, बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं, ठीक है। अमरचंद के बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में जो है वो बिलासपुर में दुमहा आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो कई बार अगर पूछ लिया जाता है कि दुमहा आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था, वो हुआ था आपका अमरचंद के काल में। अब ये जो दो ऊपर के राजा हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हीराचंद की बात करें तो हीराचंद जो था उसके जो शासनकाल था, मतलब कि उसका जो टाइम पीरियड था जब उसने शासन किया, तो उस काल को जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी कि बिलासपुर रियासत का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को बोला जाता था, यानी कि किसके टाइम पीरियड को? वो था आपका हीराचंद, ठीक है। हीराचंद ने, आपने ये भी सुना होगा, बिलासपुर में जो है वो आपका जगत खाना टैंक पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो स्वार घाट टैंक पड़ता है। तो ये दोनों टैंक जो है वो किसने बनाए थे? हीराचंद ने बनाए थे, ठीक है। कब बनाए थे आपके? ये बनाए थे 1874 में। तो ये आपके हीराचंद के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्वर्ण काल वाली तो आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा। बाकी जगत खाना और स्वारघाट टैंक 1874 में किसके टाइम का, मतलब टाइम पीरियड में बनाए गए थे? वो थे आपके हीराचंद। अब ये दूसरी जो महान हस्ती है वो है आपकी खड़गचंद। अब इसके शासन काल को, यानी कि टाइम पीरियड को, जब ये राज करता था, काला युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मतलब ऊपर वाला जो था वो स्वर्ण काल के नाम से, और खड़गचंद जो था उसका मतलब कि बिलासपुर रियासत के पूरे टाइम पीरियड को काला युग बोला जाता था। किसके टाइम को? वो था आपका खड़गचंद। यानी कि जब तक इसने शासन किया तब तक लोगों ने ये कहा कि बिलासपुर रियासत का काला युग चल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखना ही है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल बजट 2021-22 में देखिए एचएस के लिए आपको एक तो इकोनॉमिकल सर्वे पूरा पढ़ना है, ठीक है, जिसपे वीडियो आएगी, और एक आपको बजट पढ़ना है जिसपे वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। बाकी आप जीके स्टडी ऐप पर भी जाकर जो है वो बजट को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों को याद रख लीजिएगा, जो भी करंट अफेयर के बनेंगे क्वेश्चन वो ज्यादातर यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश बजट जो 2021-22 आया था उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठीक है, उसके लिए जो है वो कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी है, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ 60 करोड़, ठीक है। 60 करोड़ रुपीस जो है वो आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए रखा है। तो कौन कौन सी नई स्कीम्स आई है, किस किस के लिए कितना बजट है, परिवहन के लिए, एजुकेशन के लिए, सब कुछ आपको जो है वो उस पीडीएफ में मिलेगा। तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर आप जब भी चैनल को विजिट करते हो सबसे पहले बजट की वीडियो ही आती है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करते हैं। एचपी के हमने कर लिया, मैंने बोला था आपको एक डेमो है, ठीक है। डेमो के बाद आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे और क्या आपके सजेशन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। अब ये जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पॉलिटी के,
ये मैंने जीके स्टडी ऐप में जो आपको पॉलिटी के नोट्स दिए हैं वहां से सारे मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत बुक हो गई, प्लस आपकी एनसीईआरटीज होगी, प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी, इनसे जो है वो नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है, और वो डाले गए हैं आपके जीके स्टडी ऐप पर, ठीक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। हिंदी मीडियम है, ई बुक वाले फॉर्मेट में आपको जो है वो नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। डिटेल में है, आपके एचएस में भी काम आएंगे। अगर आप चाहते हो तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है वो फ्री है, ठीक है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड आपका राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो थे संचालन समिति एक थी, संचालन समिति जिसके अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के भी। तो अगर आपसे संचालन समिति पूछ लिया जाता है या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रक्रिया नियम समिति, तो दोनों के अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो वहीं से लिए गए हैं, तो एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बट उससे पहले एक बार हम बैक जरूर जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, देखिए जो भीमराव अंबेडकर थे वो किसके थे, वो थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के पास जो थी वो बहुत सारी समितियां थी, ठीक है। सबसे पहली थी इसमें संघ शक्ति समिति, ठीक है। अगर आपको दिखना रहा हो तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। संघ शक्ति समिति वो किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास। उसके बाद संघीय संविधान समिति, ठीक है, संघीय संविधान समिति, ठीक है। संघ से और संघीय से याद रखिएगा कि दोनों किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास। और एक राज्यों के लिए समिति जो थी वो भी किसके पास थी, वो भी आपकी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सी थी, प्रक्रिया नियम समिति, उसके बाद संचालन समिति, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि जवाहरलाल नेहरू के पास संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तो ठीक है, तो ये सभी आपको जो है वो याद रखने हैं, ताकि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इजीली जो है वो उसको टिक मार्क कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ होता है कि भारत के सभी धर्मों को राज्यों में समान सुरक्षा, यानी कि समानता, सुरक्षा और समर्थन जो है वो पाने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता का जनरली मीनिंग जो है वो ये होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, ठीक है, यानी कि वर्ड है, उसको कब जो है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी कि कौन से सन में, ठीक है, कौन से ईयर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ 1976, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कब जोड़ा गया था, जो आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट बनेगा कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो ये संविधान संशोधन था आपका 42वां, ठीक है। 42nd जो आपका था, 42 जो था आपका संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें क्या किया गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इतना आपको क्लियर हो गया। बाकी धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि आपका जो है वो भारत के सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है, ठीक है, यानी कि आप किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर टफ निकालने पे आए तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी निकलते हैं, बट वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया सिक्किम के बारे में, ठीक है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन हुआ कब था, अगर इसके बारे में बात करें तो ये हुआ था आपका 1975 में, ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा। और जो सिक्किम है वो भारत का कौन सा राज्य बना था, तो वो बना था आपका 22वां राज्य, ठीक है। 3 पॉइंट आपको याद रखने। सबसे पहले तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 36वां संविधान संशोधन था। उसके बाद कब हुआ था, 1975 में जो है वो 36वां संविधान संशोधन हुआ था। और उसके बाद क्या था कि कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, ठीक है। एक चीज और बोला जाता है कि सिक्किम को विशेष अधिकार प्राप्त है, ये तो आपको पता ही होगा, कौन से जो है वो किसके तहत, 371 च के तहत, ठीक है। ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट आपकी नॉलेज के लिए अगर आप कभी मेंस वगैरह लिख रहे हो तो आपके काम आ सकता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में दिया गया है, यानी कि शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है कि जो भी पावर्स होती है सेंटर और स्टेट के बीच, ठीक है, किस तरह से डिवाइड की गई है, उसके बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, किस शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुसूची 7, ठीक है, यानी कि शेड्यूल 7 में किसके बारे में बताया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति यानी कि पावर के डिवाइडेशन जो होता है उसके बारे में।
अनुसूची 2 की अगर बात करें भाई, 2 में क्या है, ठीक है, तो ये है जो भी आपके पदाधिकारी होते हैं, यानी कि किसी भी पद पर जो है, ठीक है, उनका जो भी वेतन होता है, उनकी सैलरी होती है, उनका भत्ता होता है, जो भी उनको मिलता है, उसके बारे में जो है वो सब कुछ अनुसूची 2 में बताया गया है। अनुसूची 4 की बात करें तो अनुसूची 4 भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके राज्य होते हैं, ठीक है, और जो भी आपके संघीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनका राज्यसभा में जो है वो प्रतिनिधित्व किसमें बताया गया है, वो बताया गया है आपका अनुसूची 4 में। तो 4 इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उसके बारे में बताया गया है। 7 में आपका जो है वो शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है, यानी कि केंद्र जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर का डिवाइड कैसे होता है। और 2 जो है वो वेतन भत्ते वगैरह बताया गया है, ठीक है। तो ये सभी अनुसूची आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी लैंग्वेजेस के बारे में 8th में बताया गया है, ठीक है, पहले 14 थी, फिर उसके बाद 8 ऐड की गई थी। ये चीजें आपको सब कुछ पता होनी चाहिए अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, और वो सब कुछ आपको नोट्स में दिया गया है, ठीक है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमने छोड़ा है, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हर चीज को समझाया गया है, जो मैंने आपको धर्मनिरपेक्षता समझाई थी वो भी लाइनें उसमें ऐड की गई हैं हमने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संथाली को किस वर्ष भारत की 22 भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? संथाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी इंडिया की 22 लैंग्वेजेस हैं। कौन से शेड्यूल में है ये तो आपको पता ही होगा, शेड्यूल जो आपका 8 है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, उसमें आपकी भाषाओं के बारे में दिया गया है। सबसे पहले क्या थी उसमें, बेसिक में जो थी वो 14 भाषाएं थी, बाद में उसमें 8 शामिल की गई थी। अब यहाँ पर पूछा गया है संथाली को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो संथाली जो थी वो आपकी शामिल हुई थी 2003 में, ठीक है। थर्ड आंसर जो है वो इसका सही होगा। और संथाली के साथ साथ सबसे पहले तो आपकी संथाली हुई थी, ठीक है, और उसके बाद आपकी डोगरी भी हुई थी 2003 में, उसके बाद आपकी जो है वो बोडो भी हुई थी, ठीक है, और उसके बाद आपकी मैथिली हुई थी। तो जरूरी नहीं है कि संथाली ही आपसे पूछा जाए, ठीक है, हो सकता है कि डोगरी पूछ ले जाए, बोडो पूछ ले जाए, मैथिली पूछ ले जाए, तो ये भी जो है वो आपकी 2003 में शामिल हुई थी। उसके अलावा आपके पास 1992 की अगर बात करें तो 1992 में क्या हुआ था? 1992 में एक तो आपकी मणिपुरी हो गई, ठीक है, मणिपुरी, उसके बाद नेपाली हो गई, ठीक है, और उसके बाद हो गई आपकी कोंकणी। ये कब की गई थी? ठीक है, ये की गई थी आपकी 1992 में। फिर एक 1967 में की गई थी, वो थी आपकी सिंधी, ठीक है। तो ये सभी लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन सी जो है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो मेरा काम आपको ये बताना है कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं कि वीडियो देखकर जो है वो आप एचएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर मैं ये बोलता हूं तो ये बेवकूफी वाली बात होगी। मेरा काम है यहाँ पर आपको गाइड करना कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेरा ये भी रहेगा कि मैं मैक्सिमम चीजें आपको जो है वो कवर करूं। बट अपनी प्रिपरेशन जो है वो आपकी अपनी रहेगी। अच्छे से आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप वीडियोस देख सकते हो, आप एक तरह से रिवीजन के तौर पर जो है वीडियोस देख सकते हो। बाकी आपका जो भी सजेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बाकी मैं कमेंट सब पढ़ूंगा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़े करंट अफेयर के बारे में, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आगे ऐड किए जाएंगे। हाल ही में ही यहाँ का मतलब है कि प्रीवियस एक साल का मैं पूरा यहाँ पर जो है वो हाल ही में ही बोलूंगा, क्योंकि एक साल के करंट अफेयर ही पूछे जाते हैं। हाल ही में ही चीन ने दक्षिण कोरिया में थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को जो है वो आपत्ति जताई है। यह मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? यानी कि दक्षिण कोरिया में जो है वो एक आपकी थार्ड मिसाइल रक्षा जो प्रणाली है वो स्थापित की गई है। बट चीन को जो है वो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो ये है कि चीन को आपत्ति होती है, हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि थार्ड जो रक्षा प्रणाली है, यानी कि मिसाइल जो आपकी डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, वो कौन से देश का है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमेरिका, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, थार्ड की फुल फॉर्म होती है आपकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक प्रकार का जो है वो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण, देखिए जो उत्तर, आपको पता ही होगा कि पिछले साल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है वो कुछ मतभेद चल रहे थे। तो उसी के दौरान जो है वो उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों का जो है वो परीक्षण किया गया था, ठीक है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने ये सोचा था कि संभावित हमलों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के लिए दक्षिण कोरिया में थार्ड मिसाइल प्रणाली लगाई जाए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने लगाई भी थी, जिसमें जो है वो चीन को प्रॉब्लम हो गई थी। अब चीन को प्रॉब्लम क्यों हुई थी कि द वॉशिंगटन एक पोस्ट हुई थी उस समय, ठीक है, उसके अनुसार पोस्ट की गई थी। थार्ड मिसाइल एक बढ़िया रडार सिस्टम था जो कि चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम था, इसलिए चीन को जो है उससे आपत्ति थी। यानी कि उनकी सैन्य शक्तियां, मतलब कि उनके जो भी काम होते हैं सैनिक से रिलेटेड, उनके ऊपर नजर ना रखी जाए, इसलिए वो जो है ये
आपत्ति जता रहे थे या फिर एक टाइप का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यही बनेगा कि थर्ड या तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या फिर किस देश का जो है वो डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो है आपका अमेरिका का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ही वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, नामक एक पहल की शुरुआत की गई है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, कौन सा स्टेट है, ठीक है, कि जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी आपका वेस्टेज होता है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये जो अनोखी पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये पहल की जो है वो शुरुआत की गई है। देखिए, करंट अफेयर एक साल के बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम करवाए जाए। जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम पहले कवर करेंगे और उसके बाद जो है वो सभी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? डेज आपको सबको पता होने चाहिए टिप्स पर, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 20 जुलाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट बोल लीजिए, यूटी बोल लीजिए, ठीक है, उसके लिए जो है वो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को जो है वो शुरुआत की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखने, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ही निम्नलिखित में से किसने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया? ठीक है, इसका इंग्लिश में जो है वो क्वेश्चन रह गया है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार जो मिला है वो मिला है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अब ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है, मतलब दिया गया था, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है वो सशस्त्र बल होते हैं, जो भी वहां की फोर्सेस वगैरह होती है, उनका एक सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, जो कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, जो टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड है, ठीक है, पहला था, ये फर्स्ट था, वो किसको निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका श्रीनिवास कर्णम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि पहला है, फर्स्ट था, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नाम ही याद रखना है सिर्फ आपका श्रीनिवास कर्णम, या अपोजिट हो सकता है कि श्रीनिवास कर्णम को जो है वो कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो वो आप याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, इतना बहुत है आई थिंक आपको समझने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ पर मैंने ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में लिखे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट को अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, चाहे आप हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज कंस्टिट्यूट टू रिव्यू एनवायरमेंट लॉज इन द कंट्रीज? ठीक है, तो इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की गई थी, यानी कि बनाई गई थी एनवायरमेंट लॉज को रिव्यू करने के लिए भारत में? ठीक है, यहाँ पर आपके कंट्री जो आपकी कमेटीज है उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक है, जो कि आपकी जो है वो जो भी देश के पर्यावरण कानून है उनकी समीक्षा के लिए जो है वो बनाया गया था सुब्रमण्यम कमेटी को, और पूरा नाम जो था वो TSR सुब्रमण्यम कमेटी थी। तो किसी भी तरीके से नाम आ सकता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ठीक है, निम्नलिखित में से किसको जो है वो सेकेंडरी प्रदूषक, पॉल्यूटेंट जो है वो प्रदूषक को बोलते हैं, माना जाता है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओजोन। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी और प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते क्या हैं? ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट की अगर बात करें, अगर मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझाऊं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो डायरेक्टली एमिट होते हैं। ठीक है, जो आपके सोर्स होते हैं, कोई भी सोर्स है उससे डायरेक्टली एमिट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बेंजीन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आपके जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की, तो जब भी आपके जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, वो किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में, किसी अदर कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे आपका ओजोन हो गया, ठीक है, स्मोक होगी, ठीक है, तो ये सभी कुछ जो है वो ओजोन आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। बाकी जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, आई थिंक आपको अभी समझ अच्छे से नहीं आया होगा, बट ये चीजें आपको जो बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट वाले चैप्टर आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो ही आपको समझ आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड इन 1866 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, जो इकोलॉजी टर्म दी गई थी वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1866 में दी गई थी। ठीक है, और ये दी गई थी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा नाम, अर्नेस्ट हैकल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
आइडेंटिफाई द नॉन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, नॉन ग्रीन हाउस गैसेस को आपको पहचानना है, इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बार ये बच्चे गलती करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जो है वो लगाकर आते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी जो है वो मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गई, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपकी। ठीक है, आपकी जो है वो परफ्लोरोकार्बन जो आपकी होती है वो भी होती है। ठीक है, तो एक बार जो है वो अप्रोक्स 6 के करीब जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अगली वीडियो पर जो है वो काम कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।